नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 11 बीज गणित की भूमिका मतलब सामान्य परिचय पढ़ेंगे। आज की ये क्लास आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है, क्योंकि गणित में किसी भी प्रश्नावली के सवालों को हल करने से पहले यदि आपने उस प्रश्नावली की भूमिका अच्छी तरह से समझी है तो आप उस प्रश्नावली के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हो। तो गणित में सबसे महत्वपूर्ण यही है, आप कोई सी भी क्लास की कोई सी भी प्रश्नावली स्टार्ट करो उससे पहले उस प्रश्नावली की भूमिका अच्छी तरह से समझ लो, तो आपको उस प्रश्नावली को समझने में, उसके सवालों को हल करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीज गणित। देखो बेटा, बीज गणित गणित की एक शाखा है, एक ब्रांच है। अब तक हमने गणित की दो शाखाओं के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। गणित की एक शाखा तो थी अंक गणित, ठीक है, अंक गणित, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। एक गणित की शाखा थी ज्यामिति, ज्यामिति के बारे में भी हमने अच्छी तरह से समझा है, पढ़ा है। और आज हम गणित की अगली शाखा है बीज गणित, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये ध्यान से समझना है। तो देखो बेटा, अंक गणित क्या होती है? गणित की वह शाखा जिसमें अंकों और संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, अंक गणित कहलाती है। गणित की वह शाखा जिसमें अंकों और संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, अंकों जैसे 2, 3, 7 और जैसे संख्याओं जैसे 17, 105, ठीक है ना, 115, ऐसे इनका प्रयोग गणित की जिस शाखा में होता है उसे क्या कहते हैं? अंक गणित कहते हैं। तो इनका प्रयोग हमने पिछली प्रश्नावली में बहुत किया है। तो हमने क्या पढ़ी थी? अंक गणित पढ़ी थी। अब बेटा ज्यामिति, जब हमने 2 और 3 विमाओं वाली आकृतियों का अध्ययन किया है, 2 और 3 विमाओं वाली आकृतियां जैसे त्रिभुज हैं, चतुर्भुज हैं, पंचभुज हैं, ठीक है, षष्ठभुज हैं, अष्टभुज हैं, इसके अलावा शंकु हैं, गोला हैं, गण हैं, गनाभ हैं। तो ये सभी जो आकृतियां हैं गणित की जिस शाखा के अंतर्गत आती हैं उसे कहते हैं ज्यामिति। क्या कहते हैं बेटा? ज्यामिति। तो इन दोनों के बारे में तो हम अच्छी तरह से पढ़ चुके, समझ चुके। अब आज हम गणित की एक नई शाखा के बारे में समझेंगे जिसका नाम है बीज गणित। अब देखो, बीज गणित क्या होती है? गणित की वह शाखा जिसमें अंकों के साथ अक्षरों का भी प्रयोग करते हैं, अंकों के साथ अक्षरों का भी प्रयोग करते हैं, बीज गणित कहलाती है। क्या कहलाती है? बीज गणित। अंकों के साथ अक्षर जैसे 2x, 3y, ऐसे। तो ये तो है अंक और ये है अक्षर। तो हम अब गणित में अक्षरों का भी प्रयोग करना सीखेंगे, और ये किसके अंतर्गत आएगी बेटा? बीज गणित के अंतर्गत आएगी। तो अंग्रेजी के जितने भी अक्षर हैं और गणित के नंबर हैं उनका प्रयोग हम बीज गणित में करेंगे। बीज गणित हम क्यों पढ़ते हैं? बीज गणित क्या, जो भी गणनाएं होती है, जो भी बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं उनको आसान बना देती हैं। बीज गणित के नियम क्या करते हैं? गणनाओं को, जो भी अपने पास प्रतिरूप होते हैं उनको ये आसान बना देती हैं। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेटा, बीज गणित को समझने के लिए सबसे पहला टॉपिक है आपके माचिस की तिल्लियों से बने प्रतिरूप। माचिस की तिल्लियों से बने प्रतिरूप। ठीक है, देखो, माचिस की तिल्लियों से बने प्रतिरूप। तो माचिस की तिल्लियां तो सबके घर में होती है, माचिस, उसमें तिल्लियां निकलती है। अब बेटा, माचिस की तिल्लियों से यदि हमें अंग्रेजी का एल अक्षर बनाना है, अंग्रेजी का क्या बनाना है? एल अक्षर। तो बेटा, मुझे अगर एक एल बनाना है तो कितनी तिल्लियां लगेगी? 2 तिल्लियां, क्योंकि एक तिल्ली तो मैं ऐसे रखूंगा और एक तिल्ली में ऐसे रखूंगा। तो एक एल अगर मैंने बनाया तो मुझे कितनी तिल्लियां चाहिए? 2 तिल्लियां चाहिए, ठीक है। अगर बेटा मैं 2 एल बनाऊं तो 1 एल और बनाना है मुझे, ये 1 एल और 2 एल बन गए। अब कितनी तिल्लियां चाहिए? 1, 2, 3, 4 तिल्लियां चाहिए।
अगर मुझे 3L बनाने हो तो 2 तिल्लियां और चाहिए ना। अब अगर 3L बनाने तो तिल्लियां कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 तिल्लियां हो गई। अगर मुझे 4L बनाने हैं तो कितनी तिल्लियां हो गई, 4L बनाने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तिल्लियां हो गई। अगर मैं कहूं इसी प्रकार से मुझे 50L बनाने हैं, कितने L बनाने हैं, 50, तो आप बताओ कितनी तिल्लियां चाहिए। तो आप बता सकते हो क्या, हाँ हम बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन हम एक नियम के द्वारा बताएंगे। हम इस प्रकार से तिल्लियों को जोड़ जोड़ के नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर इस प्रकार से तिल्लियों को जोड़ोगे 50L बनाओगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। हो सकता है आपके पास इतनी तिल्लियां उपस्थित हो या न हो। तो बेटा यहाँ क्या करेंगे, हम बीजगणित में एक नियम बनाएंगे और उस नियम के अनुसार हम बता सकते हैं डायरेक्ट ही कि 50L बनाने के लिए हमें कितनी तिल्लियों की आवश्यकता होगी। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ इस पैटर्न को हम समझते हैं। ये हमारे पास एक पैटर्न बन गया, एक प्रतिरूप बन गया, इसको हम समझेंगे। तो देखो सबसे पहले तो L की संख्या। अब बताओ बेटा L की संख्या, अगर हमें 1L बनाना है, कितना 1, तो हमें कितनी तिल्लियां चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे तिल्लियों की संख्या, तिल्लियों की संख्या। देखो 1L बनाना है तो 2 तिल्लियां चाहिए, ठीक है। अगर 2L बनाने हो तो कितनी तिल्लियां चाहिए, 4 तिल्लियां चाहिए। अगर 3L बनाने हो तो कितनी तिल्लियां चाहिए, 6 तिल्लियां चाहिए। अगर 4L बनाने हो तो कितनी तिल्लियां चाहिए, 8 तिल्लियां चाहिए, ठीक है। ये तो L की संख्या, जितने L बनाने में, और यहाँ तिल्लियों की संख्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो प्रत्येक में, अगर हमने 1 को 2 से गुणा किया तो 2 आया, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आया, 3 को 2 से गुणा किया तो 6 आया, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो देखो इसी प्रकार हमें कितने L बनाने हैं, 50 L बनाने, तो 50 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो 50 दूनी कितना आ जाएगा, 100 आ गया। 50 दूनी कितना होता है, 100। मतलब हम डायरेक्ट ही बता दिया कि 50L बनाने के लिए हमें कितनी तिल्लियां चाहिए, 100 तिल्लियां चाहिए। कैसे बताया, इसको किससे गुणा किया हमने, 2 से गुणा किया। किससे गुणा किया, 2 से। तो देखो यहाँ पर एक नियम बन गया अपने पास, इस पैटर्न से हमने क्या बना लिया, नियम। अगर हमें क्या ज्ञात करनी है, तिल्लियों की संख्या, तिल्लियों की संख्या, तो उसके लिए क्या नियम बना, किससे गुणा करेंगे, 2 से। 2 इंटू L की संख्या, 2 इंटू L की संख्या, मतलब 2 तो फिक्स रहेगा आपके। क्यों रहेगा, क्योंकि 1L बनाने के लिए कितनी तिल्लियां चाहिए, 2, और फिर उसको गुणा कर देंगे L की संख्या। मतलब जितने भी L बनाने हैं, अगर 1L बनाना है तो 1 से गुणा कर देंगे तो तिल्लियों की संख्या आ जाएगी। 2L बनाने हैं तो 2 से गुणा कर देंगे तो तिल्लियों की संख्या आ जाएगी। 3L बनाने हैं तो उसको भी 2 से गुणा कर देंगे तो तिल्लियों की संख्या आ जाएगी। अगर 50L बनाने हैं तो उसको भी 2 से गुणा कर देंगे तो तिल्लियों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या बना, एक नियम बन गया। अब देखो इसको हम और आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, L की संख्या की जगह हम अंग्रेजी का कोई सा भी अक्षर प्रयोग ले लेंगे। जैसे 2 इंटू L की संख्या की जगह हमने क्या ले लिया, N ले लिया। तो बताओ ये क्या हो गया, दोनों को गुणा करेंगे तो बेटा हो गया 2N। क्या हो गया, 2N। तो ये 2N हमारे पास एक नियम बन गया। क्या बन गया, नियम। 2 तो फिक्स रहेगा, N का मतलब होगा तिल्लियों, L की संख्या, मतलब जितने L बनाने हैं उनको यहाँ रखेंगे और गुणा कर देंगे। तो ये एक नियम बन गया। और नियम किस में बना, ये नियम बन गया बेटा बीजगणित में। तो इस नियम के अनुसार आपको कितने भी L बनाने हो उसका उत्तर आप 1 सेकंड में बता सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि बेटा 25L बनाने हैं, कितने L बनाने हैं, 25, तो कितनी तिल्लियां चाहिए, तो आप यहाँ लिखोगे 2 और उसको किससे गुणा कर दोगे, 25 से। 25 दूनी 50। तो बताओ बेटा अगर आपको 25L बनाने हैं तो कितनी तिल्लियां चाहिए, 50 तिल्लियां। अब बेटा जो ये आपके पास नियम बना, इसमें एक अक्षर तो गणित का है और एक अक्षर अंग्रेजी का है, ठीक है। तो ये गणित का जो अंक है, ठीक है, अंक बोलते हैं गणित में, इसे हम बेटा कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं, अक्षर। और जो अंग्रेजी वाला अक्षर है उसे हम कहते हैं चर। क्या कहते हैं, चर। अब देखो अक्षर,
अचर का मतलब होता है जिसका मान नहीं बदलता, जिसका मान नहीं बदलता उसे अचर कहते हैं। देखो हर जगह इसका मान 2 ही है, हर जगह 2 ही है, मतलब ये कभी भी नहीं बदला। जो नहीं बदलता वो क्या कहलाता है? अचर। अब चर जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। देखो चर का मान पहले 1 या 2 या 3 या 4 या 50 हो गया, उधर 25 हो गया, यानी कि n का मान बदलेगा, जिसका मान बदलेगा वो चर कहलाएगा और जिसका मान नहीं बदलेगा वो अचर कहलाएगा। जैसे बचपन में जब आपने गिनती सीखना प्रारंभ किया तो इसको क्या बोलते थे बेटा? 2 बोलते थे। आज भी इसको क्या बोल रहे हो? 2 ही बोल रहे हो, और आने वाले समय में भी इसको क्या बोलोगे? 2 ही बोलोगे। तो इसका मान कभी नहीं बदला, जिसका कभी नहीं बदला वो अचर और जिसका बदला वो क्या कहलाता है? चर कहलाता है। तो बेटा समझ में आ गया अचर क्या होगा? गणित वाले जितने भी अंक हैं, जितनी भी संख्याएं हैं वो अचर हैं। अंग्रेजी वाले जितने भी अक्षर हैं वो सभी के सभी क्या हैं? चर हैं। तो बीजगणित में चर और अचर का बहुत महत्व है। बीजगणित इन्हीं पर चलती है, चर और अचर पर। तो ये समझ में आया? जिसमें अंक और अक्षर दोनों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बीजगणित कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बीजगणित। अब देखो एक नियम और एक अक्षर और बना के बताता हूं मैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। मान लो मैं अंग्रेजी का सी अक्षर बनाना है, सी, तो कितनी तिल्लियां चाहिए? देखो सी बनाने के लिए 1 तिल्ली, 2 तिल्ली और 3 तिल्ली। अगर एक सी बनाना है, कितना? एक सी बनाना है तो तिल्लियां कितनी चाहिए? 3। अगर 2 सी बनाने हो तो ये देखो 2 सी बनाने हैं तो 1 2 3 4 5 6 तिल्लियां। 2 सी बनाने तो 6 तिल्लियां। अगर बेटा 3 सी बनाने हो तो 3 सी बनाने तो 6, तो ये 7 8 9 तिल्लियां। 3 सी बनाने तो 9 तिल्लियां। अगर बेटा 4 सी बनाए तो 4 सी बनाए तो 9 10 11 12 तिल्लियां। 4 सी बनाए तो 12। अगर मैं कहूं कि 40 सी बनाने, कितने सी बनाने हैं? 40। अब बताओ कितनी तिल्लियां चाहिए? 40 सी बनाने के लिए कितनी? देखो यहाँ पैटर्न देखो, पैटर्न क्या बन रहा है? प्रतिरूप क्या बन रहा है? पैटर्न क्या बन रहा है? देखो 1 को किससे गुणा किया? 3 से, तो 3 आ गया। 2 को किससे गुणा किया? 3 से, तो 6 आ गया। 3 को किससे गुणा किया? 3 से, तो 9 आ गया। 4 को भी 3 से गुणा किया तो 12 आ गया। तो 40 को भी किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो देखो 0 का तो 0 और 4 3 12। तो 40 सी बनाने के लिए कितनी तिल्लियां चाहिए? 120। तो नियम बन गया। नियम क्या बना? देखो 1 सी बनाने में 3 तिल्लियां चाहिए, इंटू यहाँ आ जाएगी एल की संख्या, मतलब सी की संख्या, सॉरी सी बनाना है ना, सी बनाना ही है, ठीक है ना। तो 1 सी बनाने के लिए 3 तिल्लियां चाहिए। तो अब जितने भी सी बनाने हैं उससे हम क्या कर देंगे? 3 को गुणा कर देंगे। अब सी की संख्या को अच्छी तरह से समझने के लिए हम सी की जगह कोई भी अंग्रेजी का अक्षर काम ले सकते हैं। जैसे हमने पहले एन लिया था, एन भी ले सकते हो। एन की जगह और एक्स वाई जेड कोई सा भी अक्षर काम ले सकते हो। तो नियम क्या बन गया? 3n बन गया। अब जितने भी सी बनाने हैं उनका नंबर यहाँ लिखो, उसको 3 से गुणा करो, हमें क्या मिल जाएगी? तिल्लियों की संख्या पता चल जाएगी। तो समझ में आ गया? 3 तो क्या है? अचर। n क्या है? चर। तो ये होता है चर और अचर। आ गया समझ में? देखो इसको समझने के लिए चर और अचर को हम और भी, इनके अलावा और भी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मान लो एक पेंसिल 5 रुपए की आती है। कितने रुपए की आती है? 5 रुपए की। तो बताओ 10 पेंसिल कितने रुपए की आएगी? 10 पेंसिल कितने रुपए की आएगी? एक पेंसिल 5 रुपए की। तो 10 के लिए क्या करेंगे बेटा? 5 को किससे गुणा कर देंगे? 10 से। तो 5 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगी? 50 रुपए आ जाएंगे। अब यहाँ भी हम नियम बना सकते हैं। कैसे? देखो एक पेंसिल 5 रुपए की, तो अब जितनी भी पेंसिल खरीदनी है 5 रुपए की आती है ना, तो 5 और इसको गुणा कर देंगे n से। तो क्या बन गया? 5n। n का मतलब हो जाएगा पेंसिलों की संख्या। तो जैसे 10 पेंसिल है तो 5 इंटू n की जगह क्या लिख दिया? 10। अगर मान लो आपको 20 पेंसिल खरीदनी है तो n की जगह क्या लिखेंगे? 20। तो देखो 20 पंजो 100 हो गया। तो कितने रुपए की आ जाएगी? 100 रुपए की। तो देखो यहाँ पर बन गया नियम 5n।
5 तो है पेंसिल का मूल्य और n है पेंसिलों की संख्या। तो ये तो हो गया आपके चर और ये क्या हो गया बेटा आपके, ये तो हो गया आपके अचर और ये क्या हो गया आपके चर। समझ में आ गया ना, थोड़ा ध्यान लगाना। अंग्रेजी वाले अक्षर तो चर हैं और गणित वाला अक्षर क्या है, अचर हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर चर को समझने के लिए ये नियम हम क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद है आपके, अब देखो ये जो चर हैं इसका प्रयोग हमने पिछली जो गणित पढ़ी हमने अंक गणित ज्यामिति, उसमें भी हमने चर का प्रयोग किया था। कैसे देखो, सबसे पहले तो ज्यामिति, ज्यामिति में चर का प्रयोग। ठीक है बेटा, ज्यामिति में देखो चर का प्रयोग हमने कहाँ किया था, जैसे हमने वर्ग पढ़ा था ज्यामिति में, क्या पढ़ा था, वर्ग। जिस 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं क्या कहलाता है, वो वर्ग कहलाता है। तो बेटा हमने वर्ग का परिमाप ज्ञात किया था, वर्ग का परिमाप, इससे पहले प्रश्नावली में किया था ना। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या था, 4 इंटू भुजा, ये था 4 इंटू भुजा। तो देखो इसका मतलब क्या था कि 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं तो 4 लिखा और चारों बराबर हैं इसलिए हमने क्या लिखा इसे, भुजा। अब मान लीजिए इस भुजा को हम अंग्रेजी का एल अक्षर नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, एल, या अंग्रेजी का ए नाम, कोई सा भी अक्षर नाम दे दो, ए। अगर बेटा ये भुजा ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए हो जाएगी। ठीक है ना, परिमाप का मतलब होता है इस बाउंड्री का योग, टोटल इस बाउंड्री का योग। ठीक है, अब देखो 4 इंटू भुजा क्या है, ए, तो 4 को ए से गुणा करेंगे तो 4a। तो देखो यहाँ नियम क्या बन गया, 4a। अगर इसका परिमाप ज्ञात करना है आपको तो यहाँ जितना भी मान दे रखा होगा, जैसे यहाँ 4 दे रखा है तो a की जगह हम कितना रख देंगे, 4 रख देंगे। अगर यहाँ 5 दे रखा है तो a की जगह हम क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। कहने का मतलब इस नियम से सभी वर्ग, जितने भी वर्ग हैं, चाहे उनका मान कुछ भी दिया हुआ हो, उनकी भुजा का मान 50 दिया हुआ हो, 10 दिया हुआ हो या 5 दिया हुआ हो, कुछ भी दिया हुआ हो, तो इस नियम के द्वारा हम उसको हल कर सकते हैं। तो देखो हो गया ना यहाँ भी चर का प्रयोग, ये चर है और ये क्या है, अचर है। इसी प्रकार हमने आयत का ज्ञात किया था, आयत का परिमाप, वहां पर भी हम चर का प्रयोग कर सकते हैं। आयत क्या होता है, 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। और आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या था बेटा, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो ये जो लंबाई है ना उसको हम L से लिखते थे, L मतलब लेंथ, और चौड़ाई को B से लिखते थे, B मतलब ब्रेथ। तो बेटा सूत्र में क्या, 2 कोष्ठक लंबाई को L और चौड़ाई को B, ब्रेथ। तो सूत्र क्या था, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर देखो बेटा L और B क्या है, चर है, क्या है, चर। तो हमने आयत के परिमाप के सूत्र में भी किसका प्रयोग किया था, चरों का। अब कोई सा भी आयत हो, उसकी लंबाई जैसे यहाँ 5 दे रखी है, चौड़ाई 2 दे रखी है, तो हम यहाँ 5 रखेंगे और यहाँ 2 रखेंगे और जड़ से क्या प्राप्त कर लेंगे, आयत का परिमाप प्राप्त कर लेंगे। तो ये एक नियम बन गया हमारे पास। अब इस नियम से आप कोई सा भी आयत आ जाए जिसकी लंबाई चौड़ाई कुछ भी दे रखी हो, उसको आप इससे आसानी से हल कर सकते हो। तो इस प्रकार से ज्यामिति में किसका प्रयोग किया जाता है, चर का। अब देखो बेटा गणित की एक दूसरी शाखा थी, अंक गणित। अंक गणित में चर का प्रयोग। अब बेटा आपने दूसरी प्रश्नावली पढ़ी हो, दूसरा अध्याय पढ़ा, दूसरा प्रश्नावली, दूसरा चैप्टर, जिसमें हमने पूर्णांक पढ़े थे। क्या पढ़े थे, पूर्णांक। अब पूर्णांकों में हमने पढ़ी थी 2 संख्याओं के योग की क्रम विनियता, 2 संख्याओं के योग की क्रम विनियता। ठीक है ना, 2 संख्याओं के योग की क्रम विनियता मतलब दूसरी प्रश्नावली में हमने अच्छी तरह से पढ़ा है 2 संख्याओं के योग की, जैसे 3 + 4 या 4 + 3। तो 3 और 4 कितने होते हैं, 7। 4 और 3 भी कितने होते हैं, 7।
मतलब इन दोनों का मान समान होता है, क्योंकि 3 + 4। अब वहाँ क्या किया हमने, पीछे वाला नंबर तो आगे ले लिया और आगे वाला नंबर पीछे दे दिया, तो ये क्रम विनेता, मतलब हमने क्रम चेंज कर दिया, तब भी उत्तर क्या है, बराबर ही आए। तो इसको हम कैसे लिखते थे, कैसे लिखा था हमने, a + b बराबर b + a। ठीक है, तो देखो a + b, b + a, क्या किया हमने, इससे वहां पर पीछे वाले को आगे ले लिया और आगे वाले को पीछे ले लिया, तब भी दोनों का मान क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो देखो यहां पर ये हमारे पास एक नियम बन गया नियम, योग की क्रम विनीयता का नियम बन गया। यहां पर कोई सा भी नंबर हो, चाहे संख्या कितनी भी हो, बड़ी हो या छोटी हो, आपको ये एक नियम बन गया। ठीक है, तो यहां पर भी हमने किसका प्रयोग किया था, बीज गणित का प्रयोग किया था, अंक गणित में भी। दूसरा पढ़ा था आपने, दो संख्याओं के गुणन की क्रम विनीयता, दो संख्याओं के गुणा जब हमने किए थे, कैसे, 7 × 3 या 3 × 7, 7 या 21, 3 7 21। तो देखो गुणा में भी सेम इसी प्रकार से, अगर 7 को 3 से गुणा करते तो 21 आता है, और 3 को 7 से गुणा करते हैं तब भी 21 आता है। यहाँ भी हमने क्या किया, पहला नंबर पीछे ले गए, पीछे वाला नंबर आगे ले लिया, तो बीज गणित में क्या बना, a × b बराबर b × a। तो देखो ये एक नियम बन गया आपके, और इस नियम से चाहे आपके कोई सी भी संख्याएं आए, उनको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अंक गणित में भी बीज गणित का प्रयोग किया जाता है और गणनाओं को आसान बनाया जाता है। ज्यामिति में भी बीज गणित का प्रयोग किया जाता है और गणनाओं को आसान बनाया जाता है। तो बीज गणित में जो चर होता है उसका प्रयोग हम ज्यामिति में इस तरह से करते हैं, और अंक गणित में चर का प्रयोग हम इस तरीके से करते हैं। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। आपको ये क्लास पूरी देखनी है लास्ट तक बेटा, अगर एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा रिवाइज करके देखना, क्योंकि ये समझ में आएगी तो ही आपको पूरी प्रश्नावली आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो अब आगे देखते हैं हम व्यंजक। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना व्यंजक क्या होता है। हमने अंक गणित में भी व्यंजक पढ़े थे। व्यंजक मतलब जो भी गणितीय सक्रियाएं होती है, प्लस माइनस गुणा और भाग, ये सभी सक्रियाएं या इनमें से एक या दो सक्रियाएं मिलकर व्यंजकों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, व्यंजकों का। कैसे, देखो पहले अंक गणित वाले व्यंजक हम देखते हैं, जैसे 2 + 3, तो बेटा ये एक व्यंजक है। ये क्या है, व्यंजक। जैसे 3 × 2 - 4, ये भी क्या है, एक व्यंजक है। मतलब प्लस माइनस गुणा या भाग, इनमें से कोई सा भी चिन्ह मिलकर इस प्रकार का अगर बनाती हैं तो ये क्या है, व्यंजक है। क्या है बेटा, व्यंजक। लेकिन ये कौन से व्यंजक हैं, ये अंक गणित के व्यंजक हैं। कौन से, अंक गणित के। अब हमें बीज गणित के व्यंजक बनाने हैं। बीज गणित के मतलब अक्षर भी लेना है या फिर अंक भी लेना है। कैसे, देखो बीज गणित के x + y, तो देखो यहां पर अक्षर ही है, तो ये चर वाले व्यंजक हैं। कौन से, चर वाले व्यंजक। तो बन गया ना व्यंजक। या अगर मैं ऐसे लिखो 3x + 2y, तो ये एक व्यंजक है। अब ये चर और अचर दोनों मिलाकर व्यंजक बनाए गए हैं। जैसे लिखा 3x भाग चिन्ह 2, ये भी एक व्यंजक है। जैसे लिखा 3y + 9z - 7, ये भी क्या है, एक व्यंजक है। समझ में आ गया बेटा, ये क्या है, सब के सब व्यंजक। तो व्यंजक क्या होता है, आगे बात समझ में। गणितीय सक्रियाएं, प्लस माइनस या गुणा या भाग, इनसे मिलकर जो व्यंजक बनेगा और जिसमें अक्षर और अंक या दोनों अक्षर इनका प्रयोग किया जाएगा, वो बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक। समझ में आ गया बेटा, ये तो है अंक गणित वाले व्यंजक, और ये जो हमने बनाए ये हैं बीजीय व्यंजक। तो समझ में आ गया बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, बीजीय व्यंजक कैसे बनते हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे सबसे पहले y में 5 जोड़ना, y में 5 जोड़ना, तो क्या करेंगे, ये y लिखेंगे और जोड़ना है तो प्लस कर देंगे 5,
तो ये बन गया बीजीय व्यंजक। x को 3 से भाग करना, x में किसका भाग देना है? 3 का, तो ये x और इसमें भाग दे देंगे 3 का, या तो ऐसे लिखेंगे या x और इसमें भाग दे देंगे 3 का। ठीक है। अब जैसे और भी हम लिख सकते हैं, जैसे p में से 2 घटाना, p में से 2 घटाना, तो p लिखेंगे, घटाना है तो माइनस, कितना घटाना है? 2 घटाना है। ठीक है। फिर लिखेंगे t को 7 से गुणा करना, t को 7 से गुणा करना। देखो t लिखेंगे और गुणा किससे करेंगे? 7 से। अब 7 को t से गुणा करेंगे तो ये 7t लिखेंगे। पहले गणित का अक्षर लिखेंगे, बाद में अंग्रेजी का अक्षर लिखेंगे। तो इस प्रकार से क्या करते हैं बेटा? बीजीय व्यंजक बनाते हैं। समझ में आया कैसे बनते हैं बीजीय व्यंजक? तो इस प्रकार से बीजीय व्यंजक बनते हैं। और बीजीय व्यंजक होते क्या हैं? ये हमने बता दिया कि गणितीय सहक्रियाएं प्लस माइनस गुणा भाग ये मिलकर क्या बनाती हैं? बीजीय व्यंजक बनाती हैं। बीजीय व्यंजक में कम से कम एक तो अंग्रेजी वाला अक्षर आना ही चाहिए, और अंग्रेजी वाला अक्षर नहीं है तो फिर वो अंक गणितीय व्यंजक है। क्या है वो? अंक गणितीय व्यंजक। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो हमारा जो व्यवहारिक जीवन होता है उसमें भी हम बीजीय व्यंजकों का प्रयोग करते हैं, जिससे जो गणनाएं होती हैं वो आसान हो जाती हैं। कैसे? व्यवहारिक जीवन में बीजीय व्यंजकों का प्रयोग, तो जैसे मान लो रमेश के पास नरेश से 10 रुपये अधिक है। ठीक है, रमेश के पास नरेश से 10 रुपये अधिक है। तो यहां पर बेटा हम बीजीय व्यंजक बना सकते हैं। रमेश के पास नरेश से किससे अधिक है? नरेश से 10 रुपये अधिक है। तो माना नरेश के पास x रुपये है। नरेश के पास कितना है? x। अब नरेश के पास x है तो रमेश के पास इससे कितने ज़्यादा है? 10। तो इसमें 10 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये बन गया x बराबर x प्लस 10। ठीक है ना? तो ये भी हमारा एक क्या बना बेटा? बीजीय व्यंजक बन गया। क्या बन गया? बीजीय व्यंजक। इस प्रकार से जैसे और उदाहरण देखते हैं। बालू राजू से 3 वर्ष छोटा है। जैसे यहाँ बालू राजू से 3 वर्ष छोटा है। बालू छोटा है किससे? राजू से। तो मान लो राजू x है। राजू क्या है? x। मान लिया राजू कितने वर्ष का है? x वर्ष का है। अब बालू राजू से क्या है? 3 साल छोटा है, तो माइनस कितना? 3 कर देंगे। छोटा है तो माइनस कर देंगे। तो ये बन गया बीजीय व्यंजक। ठीक है, इस प्रकार से बीजीय व्यंजक। जैसे यहाँ है आज से 5 वर्ष बाद सुशासन की आयु क्या होगी? तो आज से 5 वर्ष बाद सुशासन की आयु क्या होगी? आज से 5 वर्ष बाद सुशासन की आयु क्या होगी? अब देखो बेटा इसे बीजीय व्यंजक बनाना है। आज से 5 वर्ष बाद सुशासन की आयु क्या होगी? मान लो आज सुशासन की आयु y वर्ष है। क्या है? y वर्ष। अब 5 साल बाद क्या होगी? 5 जोड़ देंगे इसमें, तो प्लस कितना कर देंगे? 5। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्या बन गया? एक बीजीय व्यंजक बन गया। तो इस प्रकार से हमें क्या करने हैं बच्चों? बीजीय व्यंजक बनाने हैं। जैसे प्रश्नावली में सवाल आएंगे और भी हम सभी सवाल करेंगे तो आपको ये सभी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखो अगला जो पॉइंट है आपके वो हम पढ़ते हैं, ध्यान दो। वो पॉइंट है आपके समीकरण। ठीक है, समीकरण। अब देखो बेटा समीकरण क्या होता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में माचिस की तिल्लियों से एल बनाया था। ठीक है, तो हमने देखा था कि एक एल बनाने के लिए 2 तिल्लियां चाहिए, 2 एल बनाने के लिए 4 तिल्लियां चाहिए। अगर अब हम ऐसा कहें कि 10 तिल्लियों
से कितने एल बनेंगे, एल बनेंगे, ठीक है ना। 10 तिल्लियों से कितने एल बनेंगे, तो एल बनाने का नियम क्या था बेटा, 2n था, ठीक है। 2n बनेंगे, 2n यहाँ पर हम एल की संख्या लेते थे कि जितने एल 2n, अब बराबर तिल्लियाँ कितनी है 10, ठीक है। अब देखो 2n बराबर 10, ये वाला जो चिन्ह है इसे बराबर का चिन्ह कहते हैं, बराबर, या इसे समता का चिन्ह कहते हैं, समता चिन्ह। क्या कहते हैं बेटा, समता चिन्ह, ठीक है। अब देखो जब भी कोई भी गणितीय से क्रिया हो, कोई भी गणितीय, अगर उनके बीच में बराबर का चिन्ह आ जाए, कौन सा चिन्ह आ जाए, बराबर का, तो वो क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, समीकरण। मतलब जैसे आपने तराजू देखा है, तराजू, अरे देखा है तराजू, तराजू में कितने पलड़े होते हैं, ताकड़ी तराजू में 2 पलड़े होते हैं, एक पलड़ा इधर होता है और एक पलड़ा इधर होता है। हम जब इसमें कोई भी चीज़ तोलते हैं या मापते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ से इसको ऊपर उठाते हैं और इसको सही कब मानते हैं बेटा, जब ये दोनों पलड़े क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तभी हम इसको सही मानते हैं ना। तो यहाँ भी यही मतलब है, ये ताकड़ी के 2 पलड़े हैं और बीच में ये बराबर है, मतलब इस n की जगह हम ऐसा मान लिखेंगे कि इसको हल करने पर 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 10। तो सोचो, दिमाग लगाओ, यहाँ हम क्या रख सकते हैं, यहाँ आप 2 गुणा 5 रखो, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो हम गुणा लेंगे, n की जगह हमने 5 रखा, तो 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10, मतलब n की जगह में कितना आएगा, 5 आएगा। तो आपको 10 तिल्लियों से कितने एल बन जाएंगे, 5 एल बन जाएंगे। कितने एल बन जाएंगे, 5। और ये क्या है बेटा आपके, ये एक समीकरण है। क्या है, जब भी ऐसे बीच में बराबर का चिन्ह आ जाए, एक नंबर इधर हो और एक नंबर इधर हो, तो उसे हम कहते हैं समीकरण। क्या कहते हैं, समीकरण। अब समीकरण में इसका जो मान है, इसका मान वो होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। समीकरण को संतुष्ट कैसे, मतलब इधर 10 है तो यहाँ पर भी कितना 10 आना चाहिए। 10 कब आएगा, जब n की जगह हम कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, मतलब ये 5 n को संतुष्ट करेगा। 5 क्या करेगा, n को संतुष्ट। अब जैसे मान लो 17 बराबर x प्लस 17, ये भी क्या है बेटा, एक समीकरण है। चाहे अंग्रेजी वाला नंबर पीछे हो चाहे आगे हो, अगर बीच में बराबर है तो एक समीकरण है। अब इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, इधर 17 है ना, तो x की जगह ऐसा मान रखो कि इसको हल करने पर भी कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो देखो x की जगह अगर हम 0 रखें, क्या रखें, 0 प्लस 17, तो 0 में 17 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 17 आएगा, और इधर भी 17 है। तो देखो ये 0 ऐसा मान है जो यहाँ इस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। क्या करता है, संतुष्ट, मतलब x का मान कितना है, 0 है। कितना है, 0 है। अब समीकरण में हम हल करने का तरीका देखो, अगर बेटा हमें x का मान ज्ञात करना है तो इस 17 को हम पक्षांतरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पक्षांतरण। पक्षांतरण करते समय आपको ध्यान रखना है, अगर संख्या प्लस में है तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगी, और संख्या अगर माइनस में है तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगी। संख्या अगर गुणा में है और दूसरी तरफ भेजेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो भाग में हो जाएगी, और संख्या अगर भाग में है तो दूसरी तरफ भेजेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो किस में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। तो इस तरह से हम समीकरण का हल करेंगे। तो ये हमने बीजगणित जो आपकी प्रश्नावली 11 थी उसकी भूमिका कंप्लीट कर ली है। सभी पॉइंट लगभग मैंने इसमें बता दिए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और किसी प्रकार की समस्या हो तो जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं उन पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, और अगर समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, क्योंकि बेटा जब तक आप भूमिका नहीं समझोगे आपको प्रश्नावली समझ में नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ, ठीक है, थैंक यू।